नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के साप्ताहिक करंट अफेयर के सेशन में। आज हम लोग 26 से 31 अगस्त तक के बीच में जो करंट अफेयर की घटना प्रमुख रहेगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ में हम लोग अब प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन हर सप्ताह की जो महत्वपूर्ण जानकारी होंगी परीक्षा की दृष्टि से होगी उसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और उन पर प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, कल यानी पिछले सप्ताह वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये राजीव कुमार थे और राजीव कुमार साहब ये इन्हीं को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये अशोक लवासा जो कि एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था, अब इन्हीं को चुना गया है, राजीव कुमार साहब को। आज भी वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा जाएगा जो अगले करंट अफेयर के वीडियो में आपका उत्तर बताया जाएगा। और नरपत राठी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। आप भी वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न, तो हाल ही में परिसीमन आयोग के नए कार्यालय का नया उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता? तो परिसीमन आयोग यह क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम लोग इसके डिटेल में चर्चा करेंगे और इसका मुख्यालय कहाँ पर किया गया। तो परिसीमन आयोग यानी जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है और उसी के लिए यह कार्यालय का गठन किया गया। परिसीमन आयोग यही कार्य करता है। इसका कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके जो अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंजन देसाई, इन्होंने ही दिल्ली में इसके नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इस कार्यालय के खुलने से एसोसिएट सदस्यों के साथ वैचारिक विमर्श शुरू होगा और परिसीमन प्रक्रिया में तेजी आएगी, यानी जो नए लोकसभा सीट या फिर कुछ भी हो उस पर तेजी आएगी। जो परिसीमन आयोग के बारे में बता चुका हूँ, यह भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधान के तहत एक स्थापित आयोग है और जो जनगणना के आधार पर विभिन्न में विधानसभा लोकसभा की क्षेत्रों की सीमाओं से फिर से परिभाषित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में। अब इतनी जानकारी हो गई, आगे हम लोग और देखेंगे। तो ये परिसीमन आयोग जो लोकसभा और विधानसभा का गठन जो नई बनती है उसका किस प्रकार होता है, इसके भी चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत ऐसी व्यवस्था की गई कि राज्य और लोकसभा का बंटवारा इस तरह से किया जाएगा जो कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात सब जगह बराबर, यानी जो भी लोकसभा की सीटें हैं तो अन्य जो लोकसभा सीटें उनकी जनसंख्या बराबर होना चाहिए। इसके अनुसार जनसंख्या 10 लाख पर एक सांसद होगा। लेकिन क्या हुआ 1976 में, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आदि में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, जिसमें बहुत ज़्यादा सीटें बनने की संभावना थी, तो इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 71 में 2001 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर स्थिर कर दिया, यानी कोई सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद बढ़ी तो फिर 2001 में 84वें संविधान के तहत 2026 तक कोई भी परिवर्तन न करवाने का प्रावधान किया गया है। इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र को किस संस्थान के कल्चरल हेरिटेज का प्रदर्शन किया गया है? तो आप देख सकते हैं अमृतसर, हैदराबाद और सारनाथ या फिर कोलकाता। तो इसके तहत अब इस बार हैदराबाद को रखा गया। 50वें सत्र में। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो हैदराबाद को सीरीज के तहत कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत शीर्षक वाली 50वीं वेबिनार का शुभारंभ किया गया। वेबिनार सीरीज का शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा कम चर्चित और लोकप्रिय स्थलों को कम चर्चित पहलुओं सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देखो अपना देश वेबिनारों का आयोजन किया जा रहा है और यह श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है। आगे हम लोग अब हैदराबाद के वो कोई किया है, तो हैदराबाद के बारे में देखेंगे। तो हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकोंडा किले से अपनी राजधानी के विस्तार के लिए 1551 में हैदराबाद की स्थापना की थी और 1687 में शहर पर मुगलों का कब्जा हो गया। 1724 में मुगल शासक निजाम आसफ खान ने अपनी संप्रदा घोषित की और आसफ शाही
राजवंश की स्थापना की, जिसे निजाम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? आजब शाही राजवंश की। अब इसे को निजाम के नाम से भी जाना जाता है। और 1969 और 1948 के बीच में यह असफजाई की राजधानी रहा है। इसके बाद 1947 में आज़ाद भारत होने से पहले हैदराबाद एक रियासत थी के राजधानी के रूप में शहर में ब्रिटिश रेजिडेंसी और कंटेनमेंट भी था। 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया और यूनेस्को द्वारा हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में अचानक एक रचनात्मक शहर के रूप में भी चुना गया है। साथियों, अब हैदराबाद से इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है माई IAAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 4 ऑप्शन है, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, थल सेना या फिर सीमा सुरक्षा बल। तो जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना की ये ड्रेस है और इनके द्वारा ही माई IAAF मोबाइल ऐप की लॉन्च की गई है। इसके तहत क्या होगा, तो जो भारतीय वायुसेना की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए इस वेब को शुभारंभ किया गया है और कैरियर संबंधी जानकारी और उपलब्ध कराता है। यह भारतीय वायुसेना चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अधिकारी और सैनिकों के वेतन भत्तों सहित एक जानकारी उपलब्ध कराता है। और इसके तहत क्या होगा, भारतीय वायुसेना के इतिहास और शौर्य गाथाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध किया जाएगी। और इस ऐप को डिजिटल इंडिया पहल के तहत उन्नत गणना विकास केंद्रक सीडेक के सहयोग से विकसित किया गया है। अब किसने किया है, तो भारतीय वायुसेना ने। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया है। वायुसेना के उप सेनापति एयर अनिल मार्शल खोसला है। इसका मोनो क्या है, नभ स्पर्श दीप्तम, ये इसका स्लोगन है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों भारतीय वायुसेना से। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मणिपुर के 9वीं कक्षा के छात्र बलदीप थिंगजोप ने कौन सा मोबाइल गेम विकसित किया गया? फेरोबॉय, केरोबॉय या फिर मोनोबॉय या फिर सीनोबॉय? तो यह एप्लीकेशन है कोरोबॉय। कोरोबॉय कोरोना वायरस से संबंधित जो एक गेम है, इसे मणिपुर के कक्षा 9वीं के छात्र बलदीप ने विकसित किया है। आगे इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये दुनिया भर का एक लोकप्रिय एंड्रॉयड गेम बन गया है। खेल कुछ दिन ही पहले गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया तथा सबसे लोकप्रिय सर्च और डाउनलोड गेम में से एक बन गया। कोरोबॉय विषय कोरोना वायरस या लॉकडाउन है और गेम के अनुसार कोरोबॉय नाम का एक भारतीय लड़का लॉकडाउन में फंसा और वो घर लौटना चाहता है। इस गेम को 20,000 से अधिक उपयोगकर्ता ने डाउनलोड किया जा चुका तथा पहले से ही गूगल प्ले स्टोर में नंबर 2 ट्रेंडिंग मोबाइल ऐप रिकॉर्ड बना चुका है। अब इतनी जानकारी हो गई। यह छात्र कहाँ का है? मणिपुर का। तो मणिपुर के बारे में देखेंगे। मणिपुर के बलदीप है और इनके राज्य के बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो मणिपुर की राजधानी की बात करते तो इम्फाल है और राजभाषा मणिपुरी है। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था तथा मुख्यमंत्री यहाँ के एन बीरेन सिंह है। रजमा हेतुल्ला यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है तथा विधानसभा की 66 सीटें हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो लोकतक झील यहाँ पर दुनिया का एकलौता 13वां नेशनल पार्क है। कौन सा? फ्लैटेनिंग नेशनल पार्क है, जिसे क्यूबुल लामचो के नाम से भी जाना जाता है। सिरोई राष्ट्रीय उद्यान या फिर यंगेंग लांगचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ के मूल निवासी मेइती जनजाति के लोग हैं, जिसे इनकी राजभाषा है मेइतीलोन, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग। 5वां प्रश्न है, तो हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई? जर्मनी, यमन, उज्बेकिस्तान या फिर स्पेन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निर्देश पर भारत और इन दोनों देशों के मध्य नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। इसमें क्या क्या हुआ है, तो जिसमें भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन है, सरदार उमर कोजोव के साथ इस बैठक की अध्यक्षता की और इनके मध्य आयोजित की गई। इसमें क्या होगा,
लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट द्विपक्षीय व्यापार और निवेश तथा दोनों पक्षीय आर्थिक संधि तथा अधिमान्य व्यापार समझौते दोनों पक्षों की कृषि उपज पर भी चर्चा की गई। इसमें गुजरात ऋण की भारत की ऋण रेखा, गुजरात राज्य उज्बेकिस्तान के आंदीजान क्षेत्र ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान उद्यमिता विकास केंद्र परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई है। आगे हम लोग देखेंगे उज्बेकिस्तान के बारे में। तो इसकी राजधानी ताशकंद है तथा मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। यहाँ के राष्ट्रपति शाश्वत मिर्जियोयेव है। अब मानचित्र में आप देख सकते हो ये भारत है और हमारा अब उज्बेकिस्तान जाना है तो ये आप देख सकते हैं कजाकिस्तान और जिसके जस्ट पास में उज्बेकिस्तान स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा? 6वां। 26 अगस्त 2020 को महान संत मदर टेरेसा की कौन-सी जयंती मनाई गई है? 160वीं, 108वीं या फिर 109वीं या फिर 110वीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 110वीं। 110वीं जयंती 26 अगस्त 2020 को महान संत मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई है। आगे हम लोग देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे मैसेडोनिया में। 1929 में ये भारत आ गई और अधिकांश जीवन अपना भारत में व्यतीत किया तथा मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की तथा कोलकाता की सड़कों पर गरीब, बीमार, अनाथ बच्चों की 45 साल तक सेवा की। 1997 में इसकी 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 5 सितंबर को। और इनके महान कार्यों के लिए 1989 में नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत रत्न तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया था। इतनी जानकारी हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद की कौन-सी जन्म दिवस की वर्षगांठ मनाएगी? 160वीं, 108वीं या फिर 115वीं या फिर 110वीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 115वीं जयंती नेशनल खेल दिवस के रूप में यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 115वीं जयंती इनकी मेजर ध्यानचंद जी की मनाई गई है। आगे हम लोग देखेंगे तो हॉकी के खिलाड़ी या जादूगर के नाम से प्रसिद्ध 1900 इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में 29 अगस्त को हुआ था और विलाई वो अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने हॉकी के स्टार या फिर हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस दिन के दौरान उनकी टीम ने 1928, 32 या फिर 36 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली जिन्हें 185 मैच खेले और 570 गोल किए। हॉकी के बारे में इतना समर्पित था कि चांदनी की रात में भी खेल के अभ्यास करते थे जिसके कारण उनके ध्यानचंद नाम पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। वह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी थे। आगे हम लोग देखेंगे खेल दिवस के बारे में। तो खेल दिवस ये 2012 से मनाया जाने लगा और इनकी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 1989 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को मृत्यु के बाद उनकी श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया गया। और खेल भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न संदेशों का प्रचार करने के लिए एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई तथा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के रूप में मनाया जाने लगा। आगे हम लोग देखेंगे इसी 29 अगस्त को एक परमाणु के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है जो 2010 से मनाया जाता है और हर 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के विस्फोटों तथा अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव की जागरूकता बढ़ाना तथा हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास देखते हैं हम लोग तो 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 64वें सत्र में अपने 64/35 के सर्वसम्मति से परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 2010 में पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 8वां। हाल ही में चर्चा में रहा काक्स बाजार या फिर भाषण 4 द्वीप का संबंध किस देश से? म्यांमार, चीन, जापान या फिर बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश।
बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान का चर्चा मुद्दा रहा था और इन्हीं को कॉक्स बाजार या फिर चारदीप भाषण चारदीप पर शिफ्ट किया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की कि मानसून सत्र के बाद कॉक्स बाजार के भीड़ भरे पूरे शहर से रोहिंग्या शरणार्थियों को चारदीप पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें क्या होगा, भाषण पर चारदीप नवनिर्मित सुविधाओं से विकास किया गया है। चारदीप बांग्लादेश ने अप्रैल में कोरोना महामारी के कारण कुछ रोहिंग्या को कॉक्स बाजार से भीड़ वाले शिविरों से चारदीप पर स्थानांतरित कर दिया था। रोहिंग्या ने 2017 में म्यांमार में सैन्य तबाही के बाद से बांग्लादेश में भागकर आ गए थे। अब इस ये भाषण चारदीप के बारे में देखेंगे तो ये निर्जन द्वीप है जहाँ पर बांग्लादेश ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय गृह बनाए गए। हालांकि भाषण परिस्थिति अनुरूप नाजुक क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़, कटाव, चक्रवात का खतरा बना रहता है। इसे चारपिया के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप का गठन 2006 में हिमालयन के गाद से हुआ था। अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश के बारे में मानचित्र में आप देख सकते हैं जो तीनों तरफ से भारत से घिरा है और यह द्वीप आप देख सकते हैं भाषण चार्ले आइसलैंड, यहाँ पर यह स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा टका है तथा बांग्ला राजभाषा है। शेख हसीना प्रधानमंत्री है और अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति है। 1971 में 26 मार्च को ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसी के चलते ये एक नए देश का विकास हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 9वां प्रश्न। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व संरक्षण के लिए कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? 7, 6, फिर 5 या फिर 4? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 7। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व संरक्षण के लिए 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। आगे देखेंगे हम लोग तो यह नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात में बनाए गए हैं। इसमें त्रिंजी, रायगंज, राजकोट, ये सब जबलपुर आदि क्षेत्रों को नए सर्किल के रूप में घोषित किया है। इसमें पहले देश में कितने थे? 29 IASI सर्कल थे, जिसमें ये आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अन्य चीज़ें थी। और मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को नया सर्कल क्षेत्र घोषित किया है। इसमें रीवा, सर्डल, संभाग को स्मारकों को शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु के रिची, चेन्नई को एक नया सर्कल घोषित किया है। तो इतनी जानकारी हो गई। आगे इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से चीज़ें इतनी है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया? थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर ताइवान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनका चित्र देख सकते हैं। इन्होंने ही अपने स्वास्थ्य खराब के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तो 65 वर्षीय सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये लगातार 8 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। अब जापान के बारे में देखेंगे तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी एशिया में एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी टोक्यो तथा मुद्रा यहाँ पर जापानी येन है। मानचित्र में देखेंगे हम लोग इस देश को तो आप देख सकते हैं यह भारत है और जापान आप देख सकते हैं यह द्वीपीय देश है जो कि इसकी सीमा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के साथ लगती है और यह रूस के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब 11वां प्रश्न है, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? 2006, 2019, 2016, 2019, 2014 या फिर 2017 में? तो यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। आगे इसके बारे में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शॉर्टकट नेम क्या है? PMJAY। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के बारे में सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए। इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपये जमा हुए। लगभग 8 करोड़ PMJY खाता धारक सरकार से विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रत्यक्ष अंतरण प्राप्त कर रहे हैं। तो इतनी योजना से जानकारी हो गई साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में उर्दू भाषा के उन्नयन के लिए उत्तरदायी संस्था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज किस वर्ष से स्थापित की गई है? तो 1996, 1990, 1994 या फिर 1992? तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 1996 को
उर्दू भाषा के उन्नयन के लिए उत्तरदायी संस्था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज को स्थापित किया गया था। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हाल ही में चर्चा रहा, इसीलिए इस प्रश्न में शामिल किया गया है। तो 27 अगस्त को 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। जो शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, जिसका नए शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। यह सम्मेलन नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज द्वारा आयोजित किया गया था। अब न केवल उर्दू समग्र संस्कृति अर्थवैतिक बंधनों की, बल्कि मानवता, हृदय और आत्मा की भाषा भी है उर्दू। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि अगले वर्ष से उर्दू परिषद के लेखकों और साहित्यकारों को साहित्यिक रचनाओं में सेवा के द्वारा उर्दू को प्रोत्साहित करने के लिए अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, आगा हसर, राम बाबू सक्सेना, दयाशंकर नसीम जैसी उर्दू महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में और इनके नाम से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इतनी जानकारी हो गई। अब इसके जो क्या है NCPUL के बारे में देखेंगे। यह भारत सरकार का, जिसका फुल फॉर्म क्या है, NCPUL का नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। शिक्षा मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, उच्च विभाग अंतर्गत यह कार्यरत एक संस्था है। यह उर्दू भाषा में उत्तरदायी कार्य करने के लिए संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1996 को। इसका मुख्यालय की बात करते तो नई दिल्ली में है। अब अगला प्रश्न देखेंगे तो तीसरा प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ना, संतुलित विकास को बढ़ावा देना, आम लोगों के लिए सस्ती उड़ान बनाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए उड़े देश का आम नागरिक अर्थात इस योजना का उद्देश्य है उड़ान योजना का। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क उड़ान योजना के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है इसके तहत। क्योंकि इस प्रश्न का जिक्र करना था, इसीलिए हम लोगों ने उस प्रश्न को शामिल किया गया है। और इस मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी राज्य तथा द्वीपों को प्राथमिकता दी गई। और 29 स्वीकृत हवाई अड्डों को 8 बंद पड़े, जिसमें 2 बहुत कम उपयोग किए जाने वाले हवाई अड्डों को उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय के द्वारा इस योजना के तहत 766 मार्गों को मंजूरी दी गई। उसमें 274 उड़ान मार्गों को चालू किया तथा 45 हवाई अड्डे और 3 हेलीपैड जुड़े हैं। अब इस योजना के बारे में देखेंगे तो उड़ान योजना, उड़ान का पूर्ण रूप से उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसके क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के लिए सस्ती उड़ान देने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे 14वां प्रश्न, टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा किसने दिया है? सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, जेफ बेजोस या फिर केविन मेयर? तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO है, सत्य नडेला इनकी बात करते हैं तो यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, और जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के CEO है। तो बचता कौन है? केविन मेयर, और यही टिकटॉक के CEO थे। इन्होंने अपने CEO के पद से इस्तीफा दिया है। अब ये किस कारण दिए इसके बारे में देखेंगे। तो टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो बनाने को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा लगाए जा रहे दबाव के बाद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया, जिसमें टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा गया था। उनकी जगह टिकटॉक के नए महाप्रबंधक अंतरिम वेनेसा पाप्स को बनाया गया है। अब टिकटॉक के बारे में देखेंगे तो टिकटॉक को बाइटेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जो कि अमेरिकन कंपनी थी, और टिकटॉक की स्थापना 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक की बात करते तो झांग यिमिंग है। इतनी जानकारी हो गई। अब 15वां प्रश्न है, हाल ही में वृद्ध गायिका अंचिता महंत का निधन हो गया, अर्चना महंत का।
इनका चित्र देख सकते हैं और इन्हीं का निधन, ये बहुत प्रसिद्ध थी। तो ये कहाँ की थी? तो असमी, भोजपुरी या फिर मराठी या फिर बंगाली भाषा की। तो यह असमी भाषा की गायिका थी और यह इनका निधन हुआ है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रसिद्ध गायक खंगेन मेहता की विधवा थी। इनके पति का नाम खंगेन मेहता था, जिन्हें बिहू राजा के नाम से भी जाना जाता था। बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक पंपन महंत की माताजी थी और अपने पति के साथ महंत ने असमिया लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध भूमिका भी निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आगे हम लोग देखेंगे असम की। अब ये असम की थी, तो असम की मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। दिसपुर यहाँ की राजधानी। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। 14 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की बात करते तो 7 सीटें हैं तथा 126 सीटें विधानसभा की। यहाँ कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क तथा ओरंग नेशनल पार्क यहाँ के प्रसिद्ध है। असम को पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। तो आप मानचित्र में देख सकते हैं यह असम स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। अब यह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम से, 7 सिस्टर के नाम से। तो इन राज्यों के बारे में देखेंगे तो 7 सिस्टर के नाम से कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं आप देख सकते हैं इसमें। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। असम की दिसपुर है। मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा तथा मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल और अगरतला की किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब आज का प्रश्न है जो साप्ताहिक है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न से जितनी भी जानकारी हो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों, किस क्रिकेटर को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।